हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है बोर्ड एग्जाम्स क्लासेस के आज के इस सेशन में, जहां पर हम क्लास 10th के आने वाले इंपॉर्टेंट साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और मेनली आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं। उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, उनके आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या हैं जो कि आपको आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे, इन सभी को हम कवर करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को अपनी तरफ से लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, और आप जानते हो कि जो शुरू के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे साइंस के पेपर से, वो एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हम एमसीक्यू पर लगाएंगे और उसके बाद हम असर्शन, रीजन, फिर हम न्यूमेरिकल भी चलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि which of the following is an endothermic reaction? Options are burning of candle, cooking of food, decomposition of vegetable matter, and option D is reaction of sodium with air. आप दो रिएक्शंस होती हैं मेनली, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है, हीट से आपके रिलेटेड रहा करती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखें तो ये ऑप्शन बी है, कुकिंग ऑफ फूड, क्योंकि इसमें जो हीट होती है, एनर्जी होती है, वो एब्जॉर्ब होती है। जहां पर आपकी ऐसा प्रोसेस जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, उसको हम जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इसी के जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा आप कह सकते हो कि वो एक्सोथर्मिक होता है, जहां पर हीट आपकी रिलीज होती है। यहां पर डिफिनेशन भी दी गई है, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग कॉजिंग द एनवायरमेंट टू कूल डाउन। अब इसके कुछ फिजिकल और केमिकल एग्जांपल्स भी हैं। यहां से भी आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि इनमें से एंडोथर्मिक का कौन सा फिजिकल है या फिर केमिकल आपका रिएक्शन है। फिजिकल में देखेंगे आइस मेल्ट, बर्फ का पिघलना, इवापोरेशन, ठीक है, ये सभी आपके फिजिकल में आएंगे। केमिकल में देखोगे तो फोटोसिंथेसिस, कोल्ड पैक्स और कुकिंग। कोल्ड पैक क्या होता है? अमोनियम नाइट्रेट डिसॉल्विंग इन वाटर, ये केमिकल है। कुकिंग में बेकिंग ब्रेड और कुकिंग एन एग, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। समझ में आ गई बात एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की, और एग्जांपल्स को भी हमने कवर कर लिया है। तो एक नंबर आपका यहां से पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया था, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। यहां पर अब एक्स, वाई, जेड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं। एक्स का क्या दिया गया है? एक्स का है 287, वाई का है आपका 282 और जेड का दिया गया है 28। अब बताना है कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इनमें से किस ऑप्शन के लिए करेक्ट है। पहला है y एंड z आर मेटल्स, सेकंड y एंड x आर नॉन मेटल्स, थर्ड x इज अ नॉन मेटल एंड y इज अ मेटल, या फिर ऑप्शन डी y इज अ नॉन मेटल एंड z इज अ मेटल। अगर लगभग आपको 30 तक भी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो आपकी पूरी एलिमेंट टेबल होती है 118 तक की, वो याद होनी चाहिए। अगर पूरी याद भी नहीं है तो 30 तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना चाहिए, और मेरे ख्याल से आपने याद भी किया होगा। अगर आप 287 को देखोगे तो ये क्या बना लेगा, टोटल ये 17 बनाता है। ये क्लोरीन का है, और क्लोरीन क्या है, क्या मेटल है? आप ही बताओ, क्या वो मेटल है? तो ये तो नॉन मेटल हो गया, ठीक है। वाई का देख लेते हैं, वाई यहाँ पर मेटल दिख रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये ऑप्शन सी सही होगा। देखिए ये भी हो सकता है एक्स आर नॉन मेटल। अगर वाई नॉन मेटल हो गया तो इन दोनों स्टेटमेंट में हमको देखना पड़ेगा। तो 282, तो 10 8 2 10 12, ठीक है, ये मैग्नीशियम का है। मैग्नीशियम आप जानते हो क्या होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और जेड मैं क्यों नहीं कह रहा हूं कि ये सही है, देखिए जेड क्या है, 28 क्या हो गया, 10 हुआ, और देखिए ये इसकी कोई वैलेंसी हुई नहीं, तो ये नोबल गैस हो गया। आप कहोगे सर कैसे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं आपको टेबल ही दिखा देता हूं। तो देखिए यहां पर आप देखिए, सबसे पहले 287 दिया था, पहले 28 को देख लेते हैं ना। 28 क्या है आपका, नॉन मेटल है, नोबल गैस है, ठीक है, जेड आपका ये हो गया। इसी के साथ 12 को देखिए, 282 ये मेटल हो गया। अब 282 किसका दिया था? 282 आपका दिया था वाई का, तो वाई क्या है, मेटल है। इस कारण से ऑप्शन सी आपका सही हो गया। और एक्स क्या था, 287 था, 287 को भी देख लेते हैं। 287 इसमें दिया कि नहीं गया, वो आपका क्लोरीन है, ठीक है, वो नॉन मेटल हो गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही हुआ। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टेबल है, ठीक है, इसको काफी अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन आपका वैलेंसी
वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए आपको जो भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या है, सिंबल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ये आपको पता जरूर होने चाहिए। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा आपका है, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आपको करना है। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को काफी अच्छे तरीके से आप पढ़िए, मैं भी पढ़ के आपको बता ही देता हूं। फर्स्ट दिया है कि अ मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, अ मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन आवर पाम, ठीक है, अपने हाथ पे रख देंगे वो आपका पिघलने लगेगा। अ मेटल दैट रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड। चौथा, अ मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। अब बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही मैच करता है। मेरे ख्याल से आप सभी ने अपने अपने आंसर को गेस जरूर कर लिया होगा। अगर कम से कम आपको दो भी पता है ना तो आप इसको बता ले जाओगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन बी की तरफ हम जाएंगे। कैसे? अ मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये आपका एल्युमिनियम है। अ मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन आवर पाम, ये गैलियम हो जाता है। अ मेटल दैट रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, ये आपका मैग्नीज है। अ मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, ये आपका Au है। तो ये 3 1 4 2 कौन सा हुआ? 3 1 4 2, हाँ, ऑप्शन बी आपका ये सही हुआ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके क्या होते हैं? सो कॉमन मेटल्स दैट for amphoteric oxide reacts as both acid and base include aluminium, zinc, lead जिसको प्लम्बम कहते हैं, पीबी कहते हैं, टिन को जो है एसएन से डिनोट करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और बेरिलियम बीई विथ एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड ZnO being classic example that react with acid and bases to form salt and water। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और यहाँ पर बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। किस प्रोसेस से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पंप होकर हमारे पूरे बॉडी में ऊपर से नीचे आपका फ्लोट करता रहता है और एक प्रकार का साइक्लिक प्रोसेस जो है वो देता है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, रिलैक्सेशन ऑफ द राइट एट्रियम, रिलैक्सेशन ऑफ द राइट वेंट्रिकल। तो बताइए ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, नहीं अलग अलग है, एट्रियम और वेंट्रिकल। चलिए तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले आप तो इस फोटो को देखिए, और मेरे ख्याल से काफी अच्छे से आपने देखा भी होगा। और जब क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के जब पूछे जाएंगे और ह्यूमन हार्ट का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको इस फिगर को बनाना रहेगा, ठीक है। बिना फिगर बनाए जो है पूरा नंबर आपको नहीं मिलता है। यहां पर आप देख लीजिए, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दो इंपॉर्टेंट चैम्बर्स हैं या फिर कंपोनेंट्स आप कह सकते हो। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इंटर्स द लेफ्ट एट्रियम। सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम पे आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाएगा, और उसके बाद आर्टा से जो है ये ब्लड जो है कैरिड होके जो है पूरे बॉडी में आपका जाएगा। इस कारण से ऑप्शन बी सही है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। आगे बढ़ेंगे हम सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग एडाप्टेशंस इन हर्बीवोरस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। देखिए यहाँ पर डाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस देख सकते हैं, लॉन्गर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉलर स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडाप्टेशन इन हर्बीवोरस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। तो यहां पर थोड़ी आपको लंबी, ठीक है, स्मॉलर इंटेस्टाइन चाहिए रहती है हर्बीवोरस में। क्यों चाहिए रहती है? क्योंकि ये जो आपके खाना खाते हैं ना, उसका सही तरीके से पाचन हो सके, डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो सके, इसलिए इसमें जो है लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, सो हर्बीवोरस हैव longer small intestine that carnivorous as a key adaptation for the digesting cellulose, a tough plant fiber, because the extra length provides more time and surface area for symbiotic microbes to break it down, ठीक है। लंबे आपके वो रहते हैं, आप देख ही सकते हो, लंबे रहते हैं जिससे कि उनको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है, सरफेस एरिया भी मिलता है कि वो माइक्रोब्स को तोड़ सके, ब्रेक डाउन कर सके, और एब्जॉर्बल न्यूट्रिएंट्स में उसको कन्वर्ट करके अधिक से अधिक एनर्जी को गेन कर पाए। इसीलिए इसमें लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन आपका हर्बीवोरस में पाया जाता है। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देयर वाज अ सेरिबेलर डिसफंक्शन
in a patient. Which of the following activities will get disturbed in this patient as a result of this? Salivation, hunger control, posture balance, regulation of blood pressure. सभी को अपने अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए, और आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी तरफ से जो है इसको प्रमोट भी करिए, शेयर करिए। ये नया चैनल है, ठीक है, जहां पर हम लगे हुए हैं कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके, और इन्हीं क्वेश्चंस के पैटर्न पर इनके जो आपके एक्सप्लेनेशन से वहीं से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। तो घबराइए बिल्कुल ना, अच्छे से आप प्रिपरेशन करिए। ऑप्शन सी सही है। देखिए, एटैक्सिया एक चीज होती है जिससे जो आपकी ब्रेन में हो जाती है, इससे आपका जो पोस्चर होता है, बॉडी का बैलेंस होता है, वो खराब हो जाता है, और जैसे एक शराबी जैसे आपका चलने लगता है उस तरीके से जो है पोस्चर आपका हो जाता है, ठीक है। सो देयर वाज अ सेरिब्रल डिसफंक्शन इन अ पेशेंट, which of the following? So posture and balance activities will get disturbed in this patient as a result of this. और एटाक्सिया जो है मेन इसका रीजन रहा करता है। आप यहाँ पर इसको पढ़ भी सकते हैं, लिखा भी है कि एस्टिया इज अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इंडिकेटिंग डिसफंक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट कोऑर्डिनेट मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट आपकी सबसे ज्यादा प्रभावित होगी, अब आपका पैर, आपकी पीठ ना काफी उससे प्रभावित आपकी हो जाती है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। इन द फॉलोइंग केसेस अ रे ऑफ इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर इन विच ऑफ फॉलोइंग केसेस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर आपने लाइट को, मिरर को, लेंस को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इसका आंसर आप दे लेंगे। तो क्वेश्चन यही कहा गया कि किस केस में, वो भी कॉनकेव मिरर के किस केस में जो है एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अभी तक तो आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में I इक्वल टू आर पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 के बराबर है। अब ऑप्शन सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिकली। अब कैसे? अब देखिए, पहले ये आपको जो है कॉनकेव मिरर दिया हुआ है और एकदम बीच में, ठीक है, फोकस के पहले जो है ये फोकस है आपका, इसके पहले जो है आपको सी दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां से अगर आप किसी रे को एंटर करवाते हैं, देखिए ये एंटर हो रही है, ठीक है, ये यहां से ये एंटर होती है, इंसिडेंट रे होती है, कर्वेचर से जा रही है, जैसे ही कॉनकेव मिरर पर स्ट्राइक करेगी तो ये फिर से आपकी जो है वापस हो जाएगी। तो यहां पर जो है I इज इक्वल टू R इक्वल टू 0 डिग्री हो जाता है। तो ये आपको समझना चाहिए। इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछा गया है, और मेनली जो है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे पूछा गया है। आपको प्रिज्म दिया गया है, प्रिज्म से आप जानते हो कि व्हाइट रेज आपकी इंसिडेंट करवाई जाती हैं। इस पर जो टोटल 7 कलर्स में डिवाइड होती हैं, उन 7 कलर्स के नाम क्या होते हैं वो आप बता दीजिए, जिसको इंद्रधनुष भी कहते हैं, रेनबो भी कहते हैं। तो बताना है कि इसमें ए पॉइंट और बी पॉइंट है क्या, किस कलर को ये डिनोट कर रहे हैं। अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। आप जानते हो ना, जो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम होती है, उसी तरीके का ये आपका बना हुआ है। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो आप इसका आंसर आसानी से बता ले जा पाएंगे। तो मैं आंसर ना बताते हुए आपको सबसे पहले एक इमेज दिखाना चाहूंगा, आप ये देख लीजिए। देखिए, रेड आपकी लाइट होती है वो सबसे कम डिफ्लेक्ट होती है, लेकिन और इसीलिए सबसे दूर तक जाती है, और वहीं पर वायलेट जो लाइट होती है सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाती है, इसीलिए उसकी लेंथ आपकी कम रहती है। अब इसका आंसर क्या है आप मुझको बताइए। चलिए, तो मैंने तो आपको हिंट दे ही दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। हो सकता है कि ऑप्शन दे भी दे, हो सकता है ना भी दे, 1 से 2 नंबर के बीच में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब कहा गया कि अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज रेजिस्टेंस R। क्रॉस सेक्शन एरिया A दिया है, रेजिस्टेंस को कैपिटल R से डिनोट किया गया है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम रेजिस्टेंस बट लेंथ 2L इज। अब यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछ लिया गया है, हर चीजें सेम है लेकिन उसकी लेंथ को जो है डबल कर दिया गया है। अब यहां पर आप सभी जानते हो रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू L बाई ए, इसको रो भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो पहला तो ये हो गया। अब इसी को अगर आप R डैश कर लोगे तो बाकी सब तो सब सही है, लेकिन लेंथ इसकी जो है डबल हो जाती है।
ना, लेंथ आपकी इसकी डबल हो जाती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये 2a पे जा रहा है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका 2a हो रहा है। सो ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो लेंथ ज्यादा होने पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डबल हो रहा है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल इज दिस। चलिए इसको भी हम देखते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल आपको बताना है, आर बताना है। फॉर्मूला तो आप सभी समझ ही गए हो और आपको पता भी होगा, यही होता है, ठीक है। तो चलिए अब क्या क्या चीजें दी गई हैं उसको भी हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। लेंथ आपका 2 मीटर का है, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.55 इंटू 10 की पावर ये 6 है, 10 की पावर 6 है, 106 ना समझिएगा, 10 की पावर 6 है। रो की जगह जो है आपको रेजिस्टिविटी आपको 2.8 इंटू 10 की पावर -8 दिया गया है। अच्छी बात है। अब देखिए 10 की पावर 6 जो है जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -8 प्लस 6 हो जाएगा, तो 10 की पावर आपकी 2 हो जाएगा। और प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो माइनस में होगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इक्वल टू आप कर लीजिए 2.8, ठीक है, इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 1.55। इसको और हम सरल करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई आप 2.8 से दीजिए, कितना आएगा, 2 8 जा 16, 1 और 2 2 जा 4 5, 5.6 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 1.55, ठीक है। इसको आप जब डिवाइड दोगे 5.6 को 1.5 से तो लगभग 3.6 समथिंग आएगा इंटू 10 की पावर -2, और यहाँ पर आप ओम लिख दीजिए, रेजिस्टेंस की यूनिट आपकी ओम होती है। तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल था ये। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्शन और रीजन का है। एसर्शन कहा है कि alloys are commonly used in electrical heating devices like electric iron and the heater। अच्छा, alloys जिसमें दो मेटल्स को बनाकर जो है alloy आपका बनाया जाता है, जैसे स्टील आयरन हो गया ना, आयरन कार्बन हो गया, इस प्रकार से। रीजन क्या कहा है, resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metal but the alloys have low melting point than their constituent metals। आप ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, बताइए कि असर्शन रीजन सही है कि गलत है। सही है तो क्या रीजन उसको सेटिस्फाई कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए है, यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कैसे, इसको भी समझना पड़ेगा। सो द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय is generally higher than that of its individual constituent metals because of different atoms disrupt the regular crystal lattice। आप कहोगे कैसे, जैसे मान लीजिए आयरन है आपका, आयरन यानी कि वो प्रेस होता है, ठीक है। तो मान लीजिए वो प्रेस पूरा का पूरा आपका लोहे का बन गया, या कोई चीज एलॉय में जो है एक ही मेटल की बन जाएगी तो उसकी रेजिस्टिविटी तो आपकी बड़ी कम रहेगी, रहेगी कि नहीं। रेजिस्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ एलिमेंट्स आप उसमें इंक्लूड करोगे जिससे कि रेजिस्टेंस आपका कम हो सके, ठीक है, तभी तो आप जो है कार्य कर पाओ, मतलब ज्यादा हो सके और आप उसमें कार्य कर पाओगे। तो स्कैटरिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इम्पेडिंग देयर फ्लो मोर इफेक्टिवली देन इन प्योर मेटल विच हैव ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। तो ये चीज है। अच्छा, इसके बारे में और हम जान लेते हैं कॉमन एग्जांपल्स एंड यूजेस। अब देखिए स्टील कैसे बनता है, स्टील की यूटेंसिल्स होती हैं, बर्तन होते हैं हमारे घर में, आयरन और कार्बन को मिलाकर आपका होता है। ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन को, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वाइंस हो गए, उसमें जो है आपका ब्रॉन्ज से होता है। मेडल भी आपके ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं, ब्रास, कॉपर, जिंक को मिला के, और स्टर्लिंग, सिल्वर कॉपर को मिला के। एल्यूमिनियम एलॉय यूज इन एयरप्लेन्स एंड लाइडर्स। और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए जैसे कि ब्रॉन्ज है, स्टील है, ब्रास है, ठीक है। तो रोज गोल्ड है, व्हाइट गोल्ड है, ये जो है एलॉयज के आपके एग्जाम्पल हैं। इनमें जो रेजिस्टिविटी रहती है वो हाई रहा करती है, क्योंकि इसमें हम जो है जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनके फ्लो को रोकने के लिए जो है इसमें दूसरे एलिमेंट को भी हम मिला देते हैं, इस कारण से। तो आज आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है, और ये आपकी मैं कह सकता हूं कि बोर्ड एग्जाम क्लासेस के द्वारा ये पहली साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास है, ठीक है। अपना सपोर्ट आप हमारे साथ बनाए रखिए जिससे कि हम जुड़े रहें आपसे,
और इसी तरीके से आपको हेल्प करते जाएं। जय हिंद।